हेलो एवरीवन, सो दिस इज योर कमल सर। सो बच्चे, आज हम लोग आ चुके हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर का 6 नंबर लेक्चर लेके। आपको पता होगा कि हमने एक सीरीज शुरू किया था, तो उसमें हम लोग बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाके उन लेक्चरों को देखो, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बच्चे, आज हम लोग क्या करेंगे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत करेंगे। देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आपको टोटल 2 ही टॉपिक है जिनमें हर साल आपको सवाल पूछा जाता है। एक तो टॉपिक है जो राउल्ट्स लॉ होता है और दूसरा जो टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आपका बोर्ड भी हो सकता है या तो कॉम्पिटिटिव की बात करूं तब भी। तो अब देखो बात क्या है, आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनको समझते हैं। तो एक बीकर लिया मैंने और इसमें हमने क्या कर दिया ना, इसमें हमने मान ले ये मैंने सॉल्यूट रख दिया और इसके साथ साथ मैंने इसके अंदर सॉल्वेंट, मतलब एक सॉल्यूशन बना दिया जिसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। देख, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग ना इनको 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये समझ कि वही सब सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाएगा जिनमें सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल। दैट मीन्स जो वेपराइज होगा नहीं, जो वेपराइज होगा नहीं। और अगर वेपराइज नहीं होगा बच्चे, तो क्या ये वेपर प्रेशर देगा? नहीं देगा। क्लियर है बात? अब मान के चल मैंने सॉल्यूट को मान लिया बी, तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या? बी। तो यहां पे कोई वेपर प्रेशर आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात, हम लोग यहां पे सॉल्यूट लिए तो सिमिलर वे में हम लोग क्या ले लेंगे? सॉल्वेंट को ले लेंगे। तो मैंने मान लिया कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया। अब ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए वोलाटाइल। तो अगर वोलाटाइल होगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि वोलाटाइल होगा तो वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो क्या देगा? वेपर प्रेशर देगा। तो मैंने मान लिया ये वेपर प्रेशर आ गया पीए। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर आपको क्या मिलेगा? पीए मिल गया। यहां पे वेपर प्रेशर सॉल्यूट को कुछ नहीं मिलेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला कंडीशन है कि ये इस टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होगा, जो वेपर प्रेशर दिखाएगा नहीं, और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होगा, जो वेपर प्रेशर दिखाएगा। दूसरी बात चाह रहा हूं मैं, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। करेगा किसके ऊपर? नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। गॉट इट माय पॉइंट? नंबर, इस चीज को समझेंगे कैसे? देखिए, इस चीज को 2 एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात तो मान ले मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सपोज HCl और मैंने ले लिया NaCl। अब देख, HCl एक एसिड है, NaCl क्या है? एक सॉल्ट है। तो मैं अगर इसको डिसोसिएट करूं तो हमें कितना आयन मिल जाएगा? 2। और अगर मैं NaCl की बात करूं तो यहां पे भी कितना आयन मिल जाएगा? 2। अब देखो, ये नेचर वाइज दोनों अलग है, एक एसिड है एक सॉल्ट है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ आयन्स कितना है? दोनों का नंबर ऑफ आयन्स 2 है। दैट मींस इक्वल है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि वो नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड करता नहीं है। तो इसका मतलब इन दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। व्हाट इज माय पॉइंट? क्योंकि वो नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, बट नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? चलो, अब देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 तरह के दिखता है हमें। उनमें से पहला जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RLVP। एक है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम लोग इसको लिखते हैं EBP। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम लोग लिखते हैं DFP। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है चौथा वाला, जिसको हम लिखते हैं OP। क्लियर है? तो ये टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअली डिस्कस करना पड़ेगा और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? देखो, नीचे मैंने एक चीज दिखाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये नंबर के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं। तो किस किस मतलब नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो उनके ऊपर जो डिपेंड कर रहा है, तो मैं वो चीज को एक समराइज करके लिख के दे दिया। तो देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब देखो बात क्या है ना, मोल फ्रैक्शन जो है वो भी तो नंबर है ना।
वो मोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मोल क्या है, मोल तो नंबर है। तो बात इसीलिए ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है बात, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता और इनके ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। तो चल इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देख बच्चे, अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला जो टाइप है रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर, उनको समझने जा रहे हैं। देख रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर को अगर समझना है, मैंने इन साइड में 2 बीकर ले लिए। अब देख उन दोनों बीकर की कहानी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था, उसी चीज को मैं समझ रहा हूं। मान ले मैंने ये जो लिया है पहला बीकर में मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया, तो प्योर सॉल्वेंट को मैंने ए दे दिया मान ले। तो मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे जो सॉल्वेंट है मेरे पास, इसको मैं ए मान के चल रहा हूं, और जो सोल्यूट है इसको मैं बी मान के चल रहा हूं सपोज, ठीक है। तो अब जो है ये प्योर सॉल्वेंट है, इनका क्या है, ए ले लिया मैंने। अब इनका ये सब पार्टिकल्स है। अब ऊपर जो दिख रहे तेरे को ये सब क्या है ना, ए का वेपर है, क्या है, ए का सब वेपर है। तो ए का वेपर है ये सब। अब जब वेपर है तो ये इस लिक्विड सरफेस के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा मैं उसको क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर ऑफ ए। लेकिन ये प्योर फॉर्म में है, इसके अंदर कोई दूसरा है नहीं, तो मैं इसीलिए इसको क्या कर दिया, पी ए नॉट लगा दिया। क्लियर है बात या नहीं। तो ये क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए, दैट मीन्स प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का। दूसरी बात, जब मैंने उसके अंदर सॉल्यूट को पुट कर दिया तो ये बन गया क्या, एक सॉल्यूशन। अब हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही टाइप का सॉल्यूशन शो करता है जिसमें सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो यहां पे सॉल्यूट जो है क्या है, ये नॉन वोलेटाइल है। तो अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो ये वेपराइज होगा नहीं, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं नॉन वोलेटाइल। अब देख ये जो है वेपराइज होगा नहीं, अगर वेपराइज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट करेगा नहीं, समझ रहे हैं नहीं। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास पीवी, ये क्या होगा, ये नहीं होगा। तो यहां पे जो दिख रहा है आपको सब, ये वेपर किसका है, ये वेपर जो है सब ए का है। तो ये सब क्या करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और ये जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा इसको हम लोग बोल दिए वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब देख इन दोनों को समझ अच्छे से, इसमें प्योर फॉर्म में है सॉल्वेंट जो है वो प्योर फॉर्म में है, इसमें सॉल्वेंट क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो पूरा सॉल्यूशन में जो है वो कौन वेपर प्रेशर दे रहे हैं, खाली सॉल्वेंट ही दे रहे हैं। अब देख बात क्या है ना, ये जो है ये प्योर जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। मैंने क्यों बोला ये बात, समझ, क्योंकि देख ये जो सरफेस है सॉल्यूशन का, इस सरफेस के ऊपर देख सॉल्यूट पार्टिकल भी है, सॉल्वेंट पार्टिकल भी है। अब सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं ना, वो ब्लॉक कर रहे हैं, सरफेस को कवर कर रहे हैं, वो तो नॉन वोलेटाइल है तो वो तो वेपराइज होगा नहीं। अब नीचे से जो भी या साइड से जो भी आपका जो सॉल्वेंट पार्टिकल वेपराइज होने का जिसका टेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूट पार्टिकल जाके क्या कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो वेपराइज होने दे नहीं रहे। तो यहां पे अगर वेपराइज नहीं होने दे रहे हैं तो इसके वेपर जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, और वेपर अगर कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। इसी वजह से सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट पार्टिकल का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, या तो मैं बोल दूं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, क्योंकि ये सॉल्यूशन में खाली सॉल्वेंट पार्टिकल ही है, बाकी जो दूसरा है सॉल्यूट वो तो नॉन वोलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर खाली कौन दिखाएगा, सॉल्वेंट ही दिखाएगा। तो इसी वजह से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। क्लियर है बात। दूसरी बात हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके साथ इक्वल है, नहीं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि उस सॉल्यूशन में खाली सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर मिल रहा है। ठीक है, अब देख राउल्स लॉ क्या बोल के गए हैं, हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये क्या बोल के गया है, ये बोला है हमें कि अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मैं लिख सकता हूं इस चीज को। अब देख बात यहां पे ये जो पी ए है मैं इसकी जगह पी एस भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि हमने ये बात ऑलरेडी कर लिया है कि जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट का ही है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं। फिर मैंने यहां पे क्या लिख दिया, पी ए नॉट काई ए। अब देखिए यहां पे अगर मैंने पी एस बाई पी ए नॉट कर दिया कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको इसके नीचे ले आया, फिर काई ए, दोनों से मैंने 1 1 माइनस कर दिया, दोनों से मैंने 1 1 माइनस कर दिया। हमें पता है ये क्या है, काई बी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, तो मैं इसकी जगह में ये लिख सकता हूं, और ये क्या बन गया, पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, एंड दिस इज द रिलेटिव लोअरिन इन वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिन इन वेपर प्रेशर है। तो आप ध्यान से देखो इस चीज को कि ये जो रिलेटिव लोअरिन इन वेपर प्रेशर है, ये जो रिलेटिव लोअरिन वेपर प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं
RLVP, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन के ऊपर। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि ये नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, ये जो आपके पास है PA0 माइनस PS, इसको हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, LVP बोलते हैं। अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ CP कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो PA0 माइनस PS इज इक्वल टू, मैं इसकी जगह में लिख सकता हूं क्या, इस चीज को आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्रेशर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्या है? नेचर है कि नहीं? तो प्रेशर किसके ऊपर चला जा रहा है? नेचर के ऊपर चला जा रहा है। नेचर का एक मतलब सॉल्यूट का नेचर बन गया वो एक। तो अगर सॉल्यूट का नेचर प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं मोल फ्रैक्शन को, तो कहीं ना कहीं लोअर इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। किसका? सॉल्यूट का। और अगर नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कभी नहीं होगा। ये हम लोग पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, वही बात हमने ऑलरेडी किया यहाँ पे। क्लियर है बात? अभी देखो कहानी खत्म नहीं हुआ, कहानी में थोड़ा सा बात है, समझो। हर जगह में हमें एक ही चीज करना है, वो क्या है कि हमें हर जगह में हर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में एक एप्लीकेशन करना है, और वो जो एप्लीकेशन है वो और कुछ नहीं, आपको निकालना है मोलर मास सॉल्यूट का। क्या निकालना है? मोलर मास। तो हम लोग अभी जो जा रहे हैं, अभी उसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, तो अभी हम लोग जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो मोलर मास। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनको हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की कहानी बताऊं तो यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। देखो हमें पता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से हमें पता है कि PA0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PA0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Na बाई Na प्लस NB, सॉरी NB, क्योंकि यहां पे हमारे काई B है तो NB लिख दिया मैंने, NB बाई Na प्लस NB। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने ये जो B लिखा सॉल्यूट के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्यूट के लिए, तो ये टोटल मोल हो गया और ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल मोल हो गया। अब ध्यान से देख, ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मान लें फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर में जो पार्ट है, ये जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स है, ये बहुत ही क्या है? स्मॉल अमाउंट है, और स्मॉल अमाउंट होने की वजह से इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि Na वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या बच्चे? PA0 माइनस PS बाई PA0 इज इक्वल टू NB बाई Na। अब हमारा मकसद क्या है? हमारा टारगेट है बस हमें निकालना जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखो तो कहीं ना कहीं कहानी यहां से बनेगा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, इसकी जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? देखते हो बच्चे, इसकी जगह में मैं लिख सकता हूं गिवन मास बाई मोलर मास। मैं हर जगह B दे रहा हूं, गिवन मास को मैंने WB दे दिया, और यहां पे मैंने मोलर मास को कैपिटल MB दे दिया। सिमिलर वे में मैं यहां पे लिख सकता हूं गिवन मास बाई मोलर मास, तो मैंने MA दे दिया। अब देखो बच्चे, यहां से हमें निकालना जो है वो एक ही चीज है, वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मैं बात करूं, मैं इस चीज को इरेज कर रहा हूं, मान लें ये मैं यहां पे लिख रहा हूं PA, P और का ज्यादा है सॉल्यूशन से, और दूसरी बात मैं लिख रहा हूं PA इक्वल टू PS, क्यों? मेरे को अभी ये चाहिए। देख, अब मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं? MB इज इक्वल टू, दैट मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू WB मल्टीप्लाई इनटू MA मल्टीप्लाई इनटू PA0 डिवाइडेड बाय PA0 माइनस PS मल्टीप्लाइड बाय WA। तो बन गया जो हमें निकालना था। यही तो था हमारे पास एप्लीकेशन, टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोगों ने यही मोलर मास निकाल लिया। तो ये बन गया हमारे पास क्या? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन। क्लियर है बात? चल फटाफट देख लो। तो देखो इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या है, बोल रहे कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर। क्या पूछ रहे हैं? देख बच्चे, लिख रहे हैं कि कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज या शुगर, molecular mass 342 to 500 gram of water if the vapor pressure of a pure water is that much। उसमें अच्छा तेरे को देख क्या पूछ रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमें जो है वो निकालना पड़ेगा। इसमें हमें गिवन क्या है? पहली बात तो है गिवन, तो हमें मोलर मास दिया गया है सॉल्यूट का, क्योंकि सुक्रोज देख कितना दिया गया 50 ग्राम और वाटर कितना है
500। तो कहीं ना कहीं ये सोल्यूट है हमारे पास, ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो देखो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें लोअर इन वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लोअर इन वेपर प्रेशर क्या है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि PA नॉट माइनस PS, ये हमें निकालना पड़ेगा, या डेल्टा P भी इसको बोला जाता है। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट कहां से करेंगे, रिलेटिव लोअर इन वेपर प्रेशर से कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं। तो अभी चलिए देखते हैं, RLVP से कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो क्या है कहानी, गिवन क्या है, गिवन देखो, गिवन तो पहली बात तो ये है कि हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो मैं बता दे रहा हूं वेट ऑफ सुक्रोज, मैं बता रहा हूं सुक्रोज गिवन है, दिस इज 50 ग्राम। मोलर मास भी दिया गया है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज ये दिया गया है 342 ग्राम पर ml। तो अगर मैं बोलूं तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं मैं यहां से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया मान ले मैंने, तो क्या बन गया 50/342 इतना मोल, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा हमें गिवन क्या है, दूसरा में वाटर भी गिवन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको मैंने A मान के चल रहा हूं, मान ले WA, इसको मैंने B मान ले रहा हूं, तो WB, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैंने क्या कर दिया, ये जो हो गया तेरा कितना है 500 ग्राम, और मोलर मास तो तेरे को पता है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट में लिख रहा हूं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम लोग कैसे नोटेशन क्या दे सकते हैं, N नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्वेंट का, तो Na मैं लिख दूंगा कितना, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो इतना मोल बन गया। अब देखो आगे की कहानी क्या है। अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू RLVP चलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बताते हैं, देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो ये भाई साहब बता रहे हैं PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट इज इक्वल टू, ये बन गया तेरा NB बाई NA, मैं ऐसे बना सकता हूं। मेरे को ये निकालना है ये, तो मैं यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बना दूं, PA नॉट माइनस PS और NB मल्टीप्लाई टू PA नॉट डिवाइडेड बाई NA। देखो हमने तो NB कैलकुलेट कर लिया, वो ये है हमारे पास, और NA कैलकुलेट कर लिया, ये है। अब PA नॉट कहां से मिलेगा हमें, देखो PA नॉट आपको गिवन दिया गया है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं और एक चीज गिवन में कि PA नॉट दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो कितना दिया गया है 23.8 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो मैं यहां पे अब वैल्यू बिठा दूंगा, वैल्यूज, और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे NB की जगह मैंने बिठा दिया, मान ले बच्चे 50/342 मल्टीप्लाई टू, ये बन गया 23.8 और ये बन गया तेरा 8, सॉरी ये बन गया तेरा 500 डिवाइडेड बाई 18। होगा कि नहीं होगा, बता, होगा ना। अब इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देख ले ध्यान से, ध्यान से देख ले। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम लोग इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा 0.124 mm ऑफ मर्क्यूरी। जब कैलकुलेट करेगा ये बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आसान होता है बहुत ही, ऐसा कुछ टफ नहीं है, आसान है। तो चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो दूसरी प्रॉपर्टी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल ये है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे समझे हम लोग। देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे कि जिस टेम्परेचर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेपर प्रेशर के साथ इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। किसी भी मान ले लिक्विड का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट विच टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 atm के साथ जब इक्वल होता है, मैं जब बोल रहा हूं 1 atm के साथ जब इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नहीं तो जिस टेम्परेचर में, देखो बच्चे, जिस टेम्परेचर में मान ले ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर में बोल रहे हैं कि 1 atm के साथ जब वेपर प्रेशर इक्वल हो रहे हैं,
इस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर मिलेगा, इस टेम्परेचर में 1 atm के साथ ये मिल गया, मान ले ये दोनों ही देख ध्यान से, इस टेम्परेचर में क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm के साथ इक्वल है वेपर प्रेशर, तो इस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी बन गया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये भी बन गया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। तो पहले इसको समझना जरूरी है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसके बाद जो बात है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देख एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग, ये मतलब मान के चल कि इंक्रीजिंग होता है एलिवेशन का मतलब, तो वहीं पे कहानी है बात। देख ये जो है ना, इस चीज को समझना हमें अच्छे से पड़ेगा ग्राफ से। अब तू बता एक बात कि हमें एक बात आना चाहिए, वो ये है कि जब मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं उनकी वेपर प्रेशर और जब मैं सॉल्वेंट की बात करूं उनकी जो वेपर प्रेशर है, दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का या फिर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उनका ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने ये बात भी देख ली, हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का जो है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बना रहा हूं, देख यहां पे दो ग्राफ बना के रखा गया, एक ये और एक नीचे ये वाला, क्योंकि इस साइड में हमने ले लिया वेपर प्रेशर, इस साइड में हमने ले लिया टेम्परेचर। और देखिए ये सॉल्वेंट का बनाया गया क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का नीचे हो रहा है क्योंकि ये कम हो रहा है वेपर प्रेशर। अब मान के चल कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने 1 atm ले लिया, तो इस पॉइंट में देख ध्यान से 1 atm की बराबर है, इसका मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है प्योर, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किसका है, ये सॉल्यूशन का है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको TB देके रिप्रेजेंट किया जाता है, और TB नॉट जब दे देंगे इसको हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका चेंज। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेगा, फाइनल कौन है, TB, तो मैं कर दूंगा TB माइनस TB नॉट। ठीक है, तो TB माइनस TB नॉट, इसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बच्चे वही चीज, एलिवेशन इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट मींस इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का। देखो सॉल्यूशन का इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट का, तो इसी वजह से इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB देकर रिप्रेजेंट किया जाता है, और डेल्टा TB क्या होता है, TB माइनस TB नॉट। क्लियर है बात, चलो आगे चले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले। इसमें ग्राफ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को समझ के रखना अच्छे से, वो जरूरी है। ठीक है, अब देख आगे चलते हैं, अब इनकी कहानी समझते हैं, इसके एक्सप्रेशन क्या है, मतलब ये जो आपके पास जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कहानी बहुत सिंपल है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, थर्मोडायनेमिकली अगर मैं बात करूं तो थर्मोडायनेमिकली एक एक्सप्रेशन होता है, डायनेमिकली वो क्या होता है, नहीं तो डेल्टा TB जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। आपको पता होगा मोलालिटी क्या है, तो देखो अगर मैं बात करूं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ भाई, तो डेल्टा TB इक्वल टू क्या होते हैं, KB मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। अब KB को बोला जाता है एब्लुस्कोपिक कांस्टेंट, या तो बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलल बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बात क्या है डेल्टा TB, अब इसके बारे में इसका वैल्यू जो है ये सब मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूं। अब देखो कहानी क्या है, मोलालिटी हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास तो एक ही चीज है, वो है एप्लीकेशन। वो क्या है कि आपको एप्लीकेशन में क्या करना है, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ये आ गया। अभी हम लोग जो चल रहे हैं वो आ रहे हैं फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैसे निकालेंगे। तो देखो डेल्टा TB इक्वल टू बच्चे क्या हो रहा है, KB मल्टीप्लाई टू मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब मैंने देख NB जो है, NB क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बोल रहे हैं, B को तो मैं क्या मान के चल रहा हूं सॉल्यूट, और A को मैं क्या मान के चल रहा हूं सॉल्वेंट। तो अब देख नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसलिए मैंने NB लिख दिया, और सॉल्वेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया WA। क्यों, वेट को मैंने मान के चला क्या W, और A मतलब सॉल्वेंट है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, कोई दिक्कत नहीं। अब देख यहां पे अगर मैं मान ले kg को अगर तू ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहता है तो ऊपर 1000 देकर मल्टीप्लाई कर ले, बात सिंपल है। अब देख कहानी क्या है, ये kg की है, मैं इसको लिख देता हूं नहीं तो फिर कंफ्यूज होंगे आप लोग। देखो यहां पे अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट या गिवन मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट था इसको कैलकुलेट करना, निकालना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं MB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई टू WB मल्टीप्लाई टू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB मल्टीप्लाई टू WA इन ग्राम।
मैंने अब इसको किस में कर दिया, ग्राम में कर दिया। समझ रहे बात को, मैंने इसको किस में कर दिया, व्हाइट को अभी ग्राम में कर दिया, तो ऊपर 1000 देकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया क्या है, ये बन गया एप्लीकेशन आपका। ठीक है, क्लियर है? देख ले बच्चे इसको फटाफट, समझ में आया कि नहीं आया बता। तो बहुत ही आसान है, खाली क्या करना है, थोड़ा सा ग्राफ को याद रखना है, एंड ग्राफ को याद रखने के बाद आपको थोड़ा सा इस जगह में करना क्या है, बस उनका रिलेशन बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, खत्म कहानी। समझ लो, चलो अब आगे की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की हो गया ना, अभी चलते हैं आगे। देखो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में है क्या कहानी, वही केबी जो है उनके बारे में बातचीत यहाँ पे किया गया है। तो देखो केबी जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जो आपको मैंने बोला था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो मैंने आपको बोला था, एवलोस्कोपिक कांस्टेंट जो आपको मैंने बोला था। इसके यूनिट जो होता है, यूनिट होता है केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या यूनिट होता है बच्चे, केल्विन केबी मोल इनवर्स। अब देखो कहानी क्या है ना, कहानी ये है कि मान लो सपोज हमारे को केबी दिया नहीं गया है, किसमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो अगर क्वेश्चन में केबी नहीं दिया गया है तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो क्या है, आर टीबी, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर ले बच्चे, टीबी नॉट स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, आर टीबी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई इनटू एलवी। एलवी क्या है, एलवी है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं इनको। ये वैल्यू गिवन रहेगा, डोंट वरी फॉर दैट, आपको बाकी सब जो है आपको पता है। आर क्या है, कांस्टेंट है, टीबी नॉट मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट उसका स्क्वायर, बाकी आप यहां से केबी को निकाल सकते हो। तो जब आप केबी निकाल लिए तो फिर अगर मान लो इनकेस आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है केबी, तो केबी निकालने के बाद आप फिर वो पिछला वाला जो इक्वेशन था हमारा वहां पे जाके पुट कर दो, वहां से पुट करके आपको जो भी निकालने बोलेगा, चाहे वो मोलर मास हो, चाहे वो डेल्टा टीबी हो, कुछ भी निकालने बोलेगा हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बात या नहीं? तो वही देखो केबी के बारे में बाकी दिया गया है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चले, चलो आगे चलते हैं अभी। अब देखो ये तो हमने पढ़ ली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेम टू सेम अगर मैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो सेम टू सेम है, खाली टीबी की जगह टीएफ लगा देना है और थोड़ा ग्राम में चेंजेस आएगा, बाकी जो है बाकी एप्लीकेशन से लेकर शुरू करके सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। अब देख न्यूमेरिकल अगर देखेंगे तो 0.15 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 डिग्री सेल्सियस, then that of a pure solvent what is the molar mass of the substance kb of the। अच्छा चलो अभी देखो बात क्या है बच्चे, हमें गिवन क्या है वो समझना जरूरी है। देखो गिवन क्या है, हमें मोलर मास निकालने बोला है, हमें फॉर्मूला पता है ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया। अब ये क्या है, स्मॉल अमाउंट, ये क्या है लार्ज अमाउंट सॉल्वेंट बोल भी दिया गया है, तो मैं इसको मान लिया, मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि बी हमारे पास क्या है सोल्यूट है और ए जो है हमारे पास क्या है सॉल्वेंट है। समझना बात को, ठीक है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। तो मैंने ये लिख दिया कि डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना है 0.15 ग्राम और मैंने डब्ल्यू ए को लिख दिया मान ले 15 ग्राम। ठीक है, अब देख बात क्या है, हमारे पास क्या है, ये जो है हायर बाय दिस वन, दैट मींस डेल्टा टीबी की वैल्यू दिया गया है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना है 0.216 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे केबी की वैल्यू दिया गया है 2.16 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें निकालना है तो मोलर मास, तो मोलर मास इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बी अभी का भी प्रूव किया, देख ध्यान से, केबी डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू ए, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऊपर ग्राम में लिया था ना हम लोग ने ये सब, और सब ग्राम में ही है। देख अगर ग्राम में है तो 1000 ले लिया। अब देख ये कितना है 0.15 मल्टीप्लाई इनटू केबी कितना है 2.16 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी है 0.216 मल्टीप्लाइड बाय 15। अच्छा चलो, तो अब देखो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल दिख रहा है हमें, ये गया, ये गया, तो ऊपर इन दोनों के लिए 0 कितना आ गया, नीचे आ गया आपका, इसके लिए आ गया 100। ठीक है, इस ऊपर वाले के भाई साहब के लिए आ गया फिर से 100, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले ये जो भाई साहब है इनके लिए ऊपर कितना आ गया 1000 और पहले से 1000 था, तो अब देखो कैंसिल करो क्या होगा, 2 2 गया 4, ये गया 3 और 1 4, तो आंसर कितना आ गया 100। तो इतना ग्राम हो गया आपका मोलर मास। क्लियर है, तो इतना ग्राम मोलर मास हो गया। क्लियर है बात? देख नेक्स्ट क्या, अच्छा नेक्स्ट जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देख भाई वही सेम बात जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी सेम बात है। बात क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो बोल रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज की कहानी है।
तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है उनकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर के साथ अगर मैं इनकी बात करूं जो फ्रीजिंग पॉइंट का, वो अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, क्लियर। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के साथ अलग था कि वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अब देखो इनको भी थोड़ा ग्राफ से समझना पड़ेगा, लेकिन समझने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट को समझो। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि एक ऐसा टेम्परेचर है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में सॉलिड का जो वेपर है और लिक्विड का जो वेपर है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, कोएग्जिस्ट करेगा, इक्वल होगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो वही लिखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो जिस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इक्वल होता है उसी टेम्परेचर को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। देखो इनके ग्राफ बना रहा हूं, आपको पता होगा कि जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, उनका जो वेपर प्रेशर होता है उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो बात वहां पे फिर से हम लोग वही बात को यहां पे ले आ रहे हैं। देखो इस चीज को ना, मैं इसको देखो, ये बहुत सारी चीज लिखा है, मैं यहां पे ग्राफ देके समझा रहा हूं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा समझा रहा हूं। देख तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है भाई, वेपर प्रेशर जो ज्यादा है वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, और सॉल्यूशन के क्या है, नीचे है। अब मान के चल, मैंने मान लिया कि ये जो है प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म है और ये जो है हमारा लिक्विड फॉर्म है। समझना बात को, ये सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड, मतलब सॉलिड यहां तक गया, फिर यहां से इस पॉइंट के बाद वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैंने नीचे दिया, इनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो है ये लिक्विड फॉर्म है, ये सॉल्यूशन का है, ये क्या है, सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब ये चीज को धीरे 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 यहां पे आके यहां पे मिला दे पॉइंट को, तो पॉइंट यहां पे मिल गया। अब ध्यान से देख, इस पॉइंट में देख तो सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या हो रहे हैं, कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना इस पॉइंट में। तो जिस पॉइंट में कोएग्जिस्ट करते हैं या तो इक्वल होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया ये क्या हो गया, TF नॉट, क्योंकि ये सॉल्वेंट का मिल गया। यहां पे देख ये जो है ये सॉलिड पार्ट है किसका, सॉल्यूशन का, और ये जो है लिक्विड पार्ट है सॉल्यूशन का। तो इस पार्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो यहां पे कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया, लेकिन किसका मिल गया, सॉल्यूशन का। यहां पे देख एक सवाल पूछ सकते तेरे को इक्विलिब्रियम कि अगर मैं प्योर सॉल्वेंट की बात करूं तो प्योर सॉल्वेंट में इक्विलिब्रियम कौन कौन सा पोजीशन में होता है। नहीं तो प्योर सॉल्वेंट में जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसका होता है, सॉलिड से लिक्विड की कहानी है। दैट मीन्स प्योर, हम लोग ये लिख सकते हैं सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अगर मैं नीचे सॉल्यूशन की बात करूं, वहां पे कहानी क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम टू द लिक्विड सॉल्यूशन, इसको लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, ये कहानी होता है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में होता है, ये सॉल्यूशन के लिए होता है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए होता है। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये ऊपर जो हो रहा है प्योर सॉल्वेंट, और ऊपर जो हो रहा है प्योर सॉल्वेंट का ये जो है सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट, ये नीचे जो हो रहा है सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, क्लियर है बात। तो ये बन गया तेरा, आपको इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की ग्राफ तो बन गया। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डेल्टा TF लिखते हैं, और ये क्या होता है, चेंज। तो चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं लिख सकता हूं TF नॉट माइनस TF। अब देखो यही बात सेम टू सेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, लेकिन वहां पे था TB माइनस TB नॉट। वहां पे एलिवेशन इंक्रीज हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या, सॉल्यूशन का जो था वो इंक्रीज हो रहा था, तो TB था पहले, और ऐसे दिमाग में रख, ठीक है। और अगर एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, किसका, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए वो माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। ऐसे दिमाग में रख सकते, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बस बात इतनी सी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेना, आगे फिर बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। देख अब आगे की कहानी क्या है, अगर मैं फॉर्मूला में जाऊं उसका एक्सप्रेशन क्या है, सेम टू सेम एक्सप्रेशन है जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में देखा था। तो देख सेम टू सेम एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वही बात है कि डेल्टा TF जो है मोलालिटी के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थर्मोडायनेमिकली, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा भाई, तो बन क्या जाएगा, एक कांस्टेंट लिया, दिस इज KF। KF जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्कोपिक कांस्टेंट, देखना यहां पे लिखा होगा, या मोलर एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट
कांस्टेंट ये है, मोलर एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये नीचे है, देख ध्यान से, कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इन तीनों नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। इसका यूनिट भी सेम टू सेम होगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। हाँ, अब देख बात क्या है, यहां से हमें फिर से वही एप्लीकेशन की कहानी, क्या था एप्लीकेशन, वही था कि हमें फाइंड आउट द मोलर मास, मोलर मास को फाइंड आउट करना है। तो मोलर मास को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, मोलर मास आप सॉरी मोलालिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मैंने अगर मान ले इसको ग्राम में कर दिया तो मैंने लिख दिया डायरेक्टली है ऊपर। अब मेरे को निकालने का मोलर मास, तो मोलर मास निकालना है तो फिर से मैं क्या करूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय WA इन ग्राम ऊपर 1000, कहीं ना कहीं मिल गया। देख तो मोलर मास, तो हम लोग निकालेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाय WB मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय MB डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई इनटू WA इन ग्राम। होगा कि नहीं होगा बता, क्लियर है बात, यही तो हमें निकालना था भाई। बाकी अगर तेरे को मान ले केप क्या है पता चल गया, अब केप को ना हम लोग जैसे के भी निकाल रहे थे ऐसे केप को भी निकाल जा सकते हैं, आर टी एफ नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय LV, वही सेम फॉर्मूला, वही सेम चीज, समझ रहे, वहां पे के भी था, यहाँ पे के एफ है, बस इतनी सी बात है। बस चेंजेस जो था वो यहां पे था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी एफ, सॉरी टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये बात था, और वहां पे टी बी माइनस टी बी नॉट था। क्लियर है बात, चलो यहां तक लिख ले फटाफट। तो न्यूमेरिकल देखो ध्यान से समझना, लिखा है इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट 20 ग्राम ऑफ वाटर इज 271.9 केल्विन, द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालने की इसका सॉल्यूट का फॉर्मूला तेरे पास है भाई। देखो पहली बात है न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या है, पहले गिवन क्या है वो देख। तो हमारे पास गिवन क्या है समझते, अगर मैं गिवन की बात करूं, इतना ग्राम सॉल्यूट इतना ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो मास दिया गया है, तो मैं निकाल लो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 1.25 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, दिस इज 20 ग्राम। दूसरी बात दिया गया है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर्म दिस, अच्छा इतना ग्राम ऑफ वाटर इज दिस वन। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया गया है, तो कितना दिया गया 271.9 केल्विन, ठीक है, इतना दिया गया है। अब देखो हमें चाहिए क्या, मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं WB मल्टीप्लाई टू 1000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय KF। अच्छा KF यहाँ पे दिया नहीं गया है, KF यहाँ पे कंसिडर कर लेना कि वाटर का KF जो होता है 1.86 होता है, ठीक है, ये KF कंसिडर कर लेना है, मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है, ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसको लेके चल रहा हूँ, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं है, बस KF डिवाइडेड बाय तेरा आ जाएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि ऊपर केजी लिखा मैंने। अब देखो हमारा टारगेट जो है डेल्टा TF को निकालना है अभी। अब डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF होता है आपका TF नॉट माइनस TF। अब देखो TF नॉट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है हमारे पास, वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TF नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें केल्विन में है तो ये भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 273 केल्विन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 273 माइनस 271.9 इतना केल्विन, तो ये कितना आ जाएगा 1.1 केल्विन, जो भी 1.1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, WB कितना है बच्चे, WB हमारे पास 1.25 है, मल्टीप्लाई इनटू 1000 मल्टीप्लाई इनटू 1.86 डिवाइडेड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था 20। अब इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। तो देख ऊपर नीचे कैलकुलेट करके देख क्या आ जाएगा, ये गया कि नहीं गया 125 100, तो इसमें जो है 0 0 गया, ये आंसर जो है तेरा वो करीब 100 के करीब आ रहे हैं, मान ले तेरा 100 गया, हाँ 105 के करीब आएगा अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ,
अगर तू एग्जैक्ट आंसर में जाएगा तो एग्जैक्ट आंसर है तेरा 68 इतना ग्राम। तो 105.68 इतना ग्राम। वो क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। अच्छा, ये निकालने बोला है। अब निकालने क्या बोला है बता तो, निकालने बोला है फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है किसका, ध्यान से समझ, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देख ध्यान से। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दैट मींस के दिया गया है तेरे को, ये कितना है 1.86। दूसरी बात मोलालिटी दिया गया है तेरे को 0.05 मोलर, ठीक है। अब इतना मोलेटिव सॉल्यूशन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट मच सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, दैट मींस तुझे फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालने बोला है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला गया है, ठीक है। तो हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है भाई, ये डिग्री में ले या जिसमें भी ले 0 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। मैं यहीं से कर सकता हूं कैलकुलेट, कैलकुलेट बहुत आसान है। क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मोलालिटी। अब मुझे ज्यादा जाना ही नहीं है क्योंकि मोलालिटी की वैल्यू दिया है के एफ 1.86, मोलालिटी की वैल्यू दिया है 0.05, और यहां पे अगर मैं देखूं तो टी एफ माइनस टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये 0 डिग्री सेल्सियस में है, ये टी एफ है, बस निकाल ले भाई और खत्म कहानी, 0.05। तो अगर मैं देखूं तो टी एफ इज इक्वल टू, तो कितना मिल जाएगा, माइनस 0.05 तो 5.993 के करीब मिल जाएगा, 0.093 इतना आ जाएगा, ठीक है, देख ले। तो आज देखो बच्चे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्वालिटेटिव पढ़ा, आज हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टीज जो उनका टाइप है उनको डिस्कस किया, RLBP, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल देखा। तो बस आज हम लोग यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हमारे पास बस और एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसके साथ साथ हम लोग एबनॉर्मल मास जिसको हम लोग बोलते हैं आपका वैन डॉ फैक्टर, उनको भी ऐड कर देंगे। तो दोनों मिलाकर और एक लेक्चर बना के हम लोग का ये जो पूरा सीरीज चल रहा था सॉल्यूशन इन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, वो फाइनली जाकर खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो लेक्चर, जिसमें खाली आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2024 के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एंड उसके साथ साथ बोर्ड के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम लोग एक वीडियो बना के वो भी दे देंगे, ठीक है। तो चलो बच्चे, फाइनली आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं इसको, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।